गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप प्रथमा पाठ वर्ण विचार है, इसको आपने वर्ण संबंधित विचार को पढ़ा और उसमें उच्चारण स्थान वर्णमाला इत्यादि को आपने पढ़ा। आज हम द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण इस लेसन को हम पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है और उसकी परिभाषा किस तरह से रहेगी। देखो, व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिहित किया जाता है। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से हम देखेंगे तो व्यक्ति या पदार्थ में किसी न किसी का नाम हम चिन्हित करते हैं। इसी नाम को हम क्या नाम देते हैं? संज्ञा देते हैं, ठीक ना। व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है, माने छोटे के रूप में। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है, ठीक ना। अगर हम संज्ञा और उसकी जो परिभाषाओं हैं उनको अगर हम समझेंगे तो जो व्याकरण की प्रक्रिया है वह हमको समझने में सहायता मिल जाएगी। कुछ संज्ञाएं एवं परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं, ठीक ना। तो समझ में आ रहा है ना कि किसी भी नाम को अगर हम लेते हैं या व्यक्ति पदार्थ जो भी है वह किसी नाम से ही हम संबोधित करते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि अमुक नाम अमुक ऐसा करके, ऐसा तो हम बोलते नहीं, ठीक ना। तो हम उसका नाम लेते हैं, तो वही जो नाम है वही संज्ञा कहलाता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे राम, तो राम किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नाम है, ठीक ना। और अगर हम पदार्थ के विषय में बोलेंगे कि अरे ये पत्थर है, ये नुकीला तार है, जो भी नुकीला तार नहीं सॉरी ये पत्थर, पदार्थ में ये जल है, पानी है, ये दूध है, तो ये सब जो पदार्थ हैं ये भी संज्ञा में आते हैं, ठीक ना। और व्याकरण शास्त्र में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का बहुत महत्व होता है। इनका प्रयोग लाघव के लिए किया जाता है। संज्ञाओं एवं परिभाषाओं को समझने से व्याकरण प्रक्रिया को समझने में सहायता मिल जाती है। फर्स्ट है कि कुछ परिभाषाएं दी जा रही, संज्ञाएं उनकी परिभाषा। अब देखो कि परिभाषाएं जो है आगम का अर्थ क्या होता है। तो देखो कि जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं कि आगम माने कि कोई आने वाली ही चीज़ है, ठीक ना। कोई आने वाली ही चीज़ है तो वही आगम होता है। तो इसमें इसका परिभाषा क्या दिए? किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। देखो कि एक वर्ण बैठा हुआ है पहले से और दूसरा वर्ण मित्र के समान आकर के पास में बैठ गया, ठीक ना। और उन दोनों को मिलाने के लिए संयुक्त हो जाता है, उन दोनों को मिलाने के लिए कोई एक वर्ण आता है तब वह आगम कहलाता है, जिनको हम बोलते हैं संस्कृत में मित्रवदागमः। जैसे वृक्ष एक मतलब कि वर्ण है, ठीक ना, और दूसरा है छाया का छ और वृक्ष का छ। अब देखो कि छ और छतरी का छ और छतरी का छ, ये दो एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो इन दोनों को वृक्ष का के अ एवं छाया के छ का अ में प्रयोग, ठीक ना। अ और छ के मध्य में क्या आया? च का आगम हुआ। तो वही आगम जो शब्द है वह एक दूसरे शब्दों को जोड़ता है। आई बात समझ में? अगला है आदेश। किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है। अब देखो कि एक वर्ण तो है वहाँ पे, ठीक ना, एक वर्ण है तो उस वर्ण को हटा करके, उस वर्ण को उसने हटा दिया और दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आगे बैठ गया, माने कि वह सबसे बड़ा शत्रु, वह आदेश कहलाता है। इसका संस्कृत बोले कि क्या? शत्रुवा
देशः, जैसे यदि धन अपि, यहाँ पे यदि का ई के स्थान पर यह आदेश हुआ है, ठीक ना। ई के स्थान पे क्या आदेश हुआ है, यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व वर्ण और पर वर्ण माने कि पूर्व पहले का और पर माने कि बाद का, इन दोनों के स्थान पर यह अ का पर स्थान पर यह हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घादि रूप से में एकादेश भी होता है। पूर्व तथा पर इन दोनों वर्णों के स्थान पर, ठीक है, जो पूर्व पद है और पर पद है, इन दोनों वर्ण के स्थान पर दीर्घादि रूप में एक आदेश होता है, माने कि वह दीर्घ में उसका आदेश हो जाता है। जैसे कि अगर हम संधि बनाते हैं तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि दो रहते हैं, पूर्ववर्ण और परवर्ण। ऐसा अगर हम भी पढ़ाए हैं आपको कभी, तो इसमें हमने ऐसा पढ़ाया है कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, या पूर्व पद और द्वितीय पद, या पूर्व वर्ण और परवर्ण, ठीक ना। इस तरह से तो इनके स्थान पर वो आदेश हो जाते हैं। तो क्या हो गया, जैसे कि यदि धन अपि, ई धन अ बराबर क्या आदेश आया, य, ठीक ना। ई धन अ बराबर य, ये जब हम संधि बताने लगेंगे तो उसमें ये आएगा। तो यह जो है वह आदेश हुआ, तो यह आदेश पूर्णवर्ण के स्थान पर अथवा परवर्ण के स्थान पर हो सकता है। अगला है उपधा। किसी शब्द के अंतिम वर्ण में पूर्व वर्ण को उपधा कहते हैं। देखो, किसी शब्द का जो अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होता है वो उपधा होता है। जैसे चिंत में, जब देखो चिंत त शब्द है, त में त के पूर्व वर्ण क्या है, न, तो ये जो त के अंतिम वर्ण है और उसका पूर्व न जो है वह उपधा होता है, ठीक ना। अलो अनंत्यात पूर्व उपधा, जैसे महत में अंतिम वर्ण त है, से पूर्ववर्ती वर्ण है, में क्या विद्यमान है, अ जो है वह उपधा संज्ञक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है पद। संज्ञा के साथ सु औ जस आदि नाम पदों के आने वाले 21 प्रत्यय एवं तिप तस झी आदि क्रिया पदों के आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक हैं। सु और जस का अह, जैसे रामः रामो रामः, ठीक ना, ये क्या होते हैं, आपके रूप होते हैं, तो इसको हम सु और जस कहते हैं। अह आदि धातुओं के साथ ती तस तह अंति, माने कि पठति पठतः पठन्ति आदि विभक्तियों से जुड़ने से सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुबंत तिगंत पदम, यथा जैसे देखो रामः राम और रामा, भवति भवतः भवन्ति, केवल पठ नम वद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकते। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संख्या नहीं होती है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, माने कि जिनकी पद संख्या नहीं होगी उनका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। और सुबंत और तिगंत, सुबंत में आपका सर्वनाम के जो रहते हैं, सर्वनाम पद संज्ञा, ये सब सुबंत में आते हैं। और तिगंत में आपका धातु रूप आते हैं, जैसे हम बोलते हैं पठति पठतः पठन्ति। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका निष्ठा। कत त और कतवतु तवत प्रत्ययों को हम निष्ठा कहते हैं। कत कतवतु निष्ठा, इनका योग भूतकालिक क्रियापदों में क्रियापदों का निर्माण किया जाता है, जैसे गतः और गतवान। तो गतः में कत प्रत्यय लगा और गतवान में कतवतु, ठीक ना। इनका भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। अगला है विकरण। विकरण, इसका अर्थ है कि धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले, जो धातु और तिंग प्रत्यय है उनके बीच में आने वाले सप अ शन य शनु नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। जैसे भवति में भू प्लस ती के मध्य में
सप हुआ, भू प्लस अ प्लस ती, ठीक ना। विकरण अ प्लस ई, विकरण में भेद में धातुएं 10 के विभिन्न गणों में विभक्त हो जाती है, ठीक ना। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्मरण करने के लिए इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगला है संयोग। संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ हलो अनंतरः संयोगः किया है, अर्थात स्वर रहित व्यंजन के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। माने कि जो स्वर से रहित व्यंजन हैं, अगर उनमें कोई व्यवधान है, व्यवधान रहित माने व्यवधान नहीं है, सामीप्य भाव जो समीपता का भाव लाता है वही संयोग कहलाता है। जैसे महत्व में त त तथा व का संयोग है, ठीक ना, त त तथा व। इसी प्रकार रामः उद्यानम गच्छति, उद्यानम में द और य तथा गच्छति में च और छ का संयोग है। संयोग वही संयुक्ताक्षर के अर्थ से संबंधित है, ठीक ना। जैसे गच्छति च और छ, उद्यानम द और य, ठीक ना। जो द्य शब्द है विद्या, द और य शब्द दो से मिलकर के, तो वही क्या होता है, ये संयोग कहलाता है। अगला है जैसे कि इसमें बोले अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, रामस्य में जो स है और य है, ग्रंथ में जो ग प्लस र है तथा न और थ तथा अस्ति में स और त का, ये क्या होते हैं, ये संयोग हैं। नेक्स्ट है संहिता। वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों माने कि जो दूसरों के अत्यंत समीप या व्यवधान रहित समीप को संहिता कहते हैं। संहिता वर्णों की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होते हैं। संहिता के ही स्थिति में जो संधि है वह होता है। जैसे वाग्दनी से क में ई, क प्लस ई में संहिता अत्यंत समीपता के कारण संधि कार्य करने में वागीश पद बना। अब देखो कि क का थर्ड वर्ड हो गया ग, ये जब हम पढ़ेंगे कि आपका व्यंजन संधि तो उसके अनुसार रहेगा। अगला है संप्रसारण। जैसे कि यण, यण को हम यर लव के स्थान पर यण कर देते हैं, इक के स्थान पे ई उ री किए हुए हैं, इनके प्रयोग को हम संप्रसारण कहते हैं। गणक संप्रसारण जैसे यज, इज, इज्जते, वच या उच, उच्यते आदि। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका अभ्यास कार्य। तो देख लीजिएगा ये अभ्यास कार्य, जैसे कि वृक्षधन छाया, वृक्ष छाया, चकागम, यद्यपि यह आदेश है, ठीक ना। तो उसी प्रकार है इतिधन आदि इत्यादि। तो यह का क्या हो गया, आदेश हुआ, ठीक ना। तरु छाया, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अधोलिखित तालिका पद संज्ञक पदानि पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित पद तालिका है, उसमें जो संज्ञक पद हैं उनको अलग करके लिखना है, ठीक ना। संज्ञक पद माने कि जिनमें संज्ञा हो, जैसे सह हो गया, ठीक ना, हरि हो गया और मुनि हो गया, ते हो गया, ये क्या हैं आपके संज्ञक पद हैं। बाकी पठति, दृश्य, हसामी, चल, चलति, ये सब क्या हैं आपके, हाँ ये सब पद संज्ञक हैं, ठीक ना। अधोलिखित तालिकायाम प्रदत्त पदे संयोगस्य उदाहरणान् पृथक कृत्वा लिखत। इनको अलग अलग करके लिखना है। संयोग के जो उदाहरण हैं उनको करके पृथक अलग अलग लिखना है। महेश, उष्ण, वागीश, महत्तम, संजन इत्यादि, ठीक ना। क्लेश, पावक, ये सब क्या हैं आपके संयोग के उदाहरण को अलग अलग करके लिखना है। धन्यवाद। एक किलो